हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने परिवार एमकेएस बड़े में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है, तो इसके जो है मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 12 प्रश्नों को जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे जो है प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और सबसे पहले जो है आपको प्रश्न दिखाई देगा, उससे पहले जो है आपको वीडियो को पॉज करना है, प्रश्न को देखना है, अपने से ट्राई करना है और जब आप अपने से बना लेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाता है तो उसका जो है सॉल्यूशन देखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है सबसे पहला प्रश्न है, आपको प्रश्न जो है दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न जो है आपके साधारण ब्याज पर जो है आधारित है, ठीक है। अब रही बात कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे कभी भी पूछे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग जो है सीखने वाला है, ठीक है। देखिए बात यह है कि अगर आप जो है प्रश्न को बनाने का तरीका सीख लेते हैं तो वो अलग ही चीज़ है, लेकिन अगर आप उसकी कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो इससे संबंधित कितना भी प्रश्न अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उन सारे प्रश्नों का जो है जवाब एकदम जो है विद इन सेकेंड में जो है आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे कि इसका जो है कंसेप्ट होता क्या है। तो पहले प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर किस जो है दर पर 12 वर्ष में जो है दोगुनी हो जाएगी, मतलब आपको जो है रेट पता करना है। अब ऐसे प्रश्न को जो है कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। इसमें बोल रहे हैं, देखिए जो राशि होता है, राशि को सबसे पहले जो बेसिक है उसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। जो राशि होता है, जो धन होता है, उसको हम लोग जो है मूलधन बोलते हैं और मूलधन को जो है इंग्लिश में हम लोग जो है प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो राशि है वो अपने आप का दोगुना हो रहा है। देखिए जो चीज़ होता है, जैसे जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का दोगुना हो रहा है, तो वो जो दोगुना बना उसको बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। तो ये प्रिंसिपल हो गया और क्या बनेगा तो अमाउंट बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। तो प्रिंसिपल अपने आप का दोगुना होता है, यानी कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल था 1 रुपया, ठीक है, और ये 1 रुपया अपने आप का जो है डबल हो रहा है, यानी कि जो है यहाँ पे 2 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया थी, ये 1 रुपये 2 रुपये हो जा रहा है, कितने साल बाद तो 12 साल बाद, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो है 12 ईयर, 12 साल, ठीक है। 1 रुपये की राशि जो है 2 रुपये हो रही है 12 साल में। इतना क्लियर है। तो आपसे पूछा है ना कि आप बताइए कि किस रेट से जो है यह काम हो रहा है, ठीक है, किस रेट से यह काम जो है डबल करने का, पैसा डबल करने का काम जो है हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, एस आई बराबर जो है पी आर टी अपॉन में 100, ठीक है। उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं और यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए फॉर्मूले को जो है लिख लेते हैं। तो एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100, जहाँ पे एस आई जो है साधारण ब्याज है, जहाँ पे पी जो है वह मूलधन है, आर को जो है हम लोग दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं, टी से जो है आपका टाइम हो जाएगा और 100 से 100 जो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। चलिए अब जहाँ जहाँ जो जो चीज़ दिया है वहाँ वहाँ उस चीज़ को रख देते हैं। अब पहली बात देखिए, बात ये है कि हम आखिरकार एस आई की जगह पे क्या रखेंगे, यानी कि साधारण ब्याज हम लोग का है कितना। आप लोग बोलिए सर देखिए यहाँ से तो प्रिंसिपल पता चल रहा है कि 1 रुपया है, अमाउंट भी पता चल रहा है 2 रुपया है, और टाइम पर पता चल रहा है 12 रुपया है, लेकिन ये कहाँ पता चलेगा। तो देखिए एस आई बराबर क्या होता है, जो हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज क्या होता है, तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, ठीक है, अमाउंट में से यानी कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को माइनस करते हैं तो जो हम लोग को उत्तर प्राप्त होता है वही साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, आप बोलेंगे सर 2 है, तो 2 में से जो है प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 1 है। तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि जो 1 आया वो क्या आया, एस आई आया, यानी कि साधारण ब्याज आया। तो इसके जगह पे लिखेंगे 1 बराबर प्रिंसिपल मूलधन कितना है, तो ये भी 1 है, मल्टीप्लाई आर रेट ये निकालना है तो आर का आर छोड़ देंगे, टाइम कितना बोल रहे हैं तो 12 साल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 12 कर लेंगे, ठीक है, बटा में 100। अब इसको काट लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 25 को जो है इक्वल के इस साइड भेजेंगे, तो ये 25 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये जगह 25 बराबर आर का अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग तो आर का आर ही रहेगा, और अगर आर का 3 से करिएगा तो ये आपको जो है 3 मल्टीप्लाई आर, हम लोग जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर का वैल्यू पता करने के लिए अगर हम इस 3 को अगर हम बराबर की इस साइड भेज देते हैं तो आर को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इधर 3 मल्टीप्लाई में है
और बराबर इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली हम लोग भेज लेते हैं 3। तो अब देखिए आर बराबर जो आपका रेट पता चल गया 25/3, लेकिन क्वेश्चन में जो है आपका मिक्स फ्रैक्शन में जो है आंसर को चेंज किया है। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 3 का 24 और 1/3, यानी कि 8.1/3% जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है ये कंसेप्ट जो है एकदम अच्छे से जो है समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट किसी भी जो है क्वेश्चन में लगा सकते हैं, किसी भी, चाहे वो क्वेश्चन डबल करने का बोले या फिर क्वेश्चन अपने आप से बोले कि 100 रुपये की राशि जो है 200 हो जा रहा है इतना साल में, तो रेट क्या है, किसी भी कंसेप्ट पर ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका जो है आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग को जो है पढ़िएगा, स्क्रीन पे जो है दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जो है अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को जो है 5% हानि के बदले 20% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 120 रुपया जो है अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है और ये सवाल जो है आपका आरपीएफ एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब रही बात कि सर इसको शॉर्ट तरीके से कैसे समझें, आखिर में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो ठीक है देखिए उसी जो है हम आपसे पहले ही बोले हैं कि एकदम जो है आपको आसान से आसान तरीका जो है आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। बस आपको वीडियो को जो है एंड तक देखना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक वस्तु को 5% हानि के बदले अगर हम 20% लाभ पर बेचते हैं, तो देखिए इस लाइन से हमें ये कहने का अर्थ हुआ कि 5% ये लॉस हो रहा है और 5% लॉस के बदले अगर हम 20% जो है लाभ पर यानी कि फायदा पे बेचते हैं, तो हमें 120 रुपया जो है अधिक मिलता है। तो वो पूछा है कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए परसेंटेज क्वेश्चन में यही एक बहुत बड़ी खास बात है कि जो चीजें हम लोग को पता नहीं होती है वहां पे हम लोग 100 मानते हैं। और खासकर क्रय मूल्य अक्सर जैसे अगर कोई क्वेश्चन है उसमें क्रय मूल्य दिया नहीं है तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो अपन से मान लेते हैं कि सर 100 रुपया होगा। यहाँ पे माना माना कि जो क्रय मूल्य है जो सीपी है वो कितना है, तो सीपी बराबर जो है आपका हो गया 100 रुपया, ठीक है। 5% लॉस, 100 का 5% तो सबको बता देगा सर 5 होता है। तो 100 में से अगर 5 रुपए का लॉस हो रहा है मतलब 95 का, और 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में 20 रुपए का फायदा हो रहा है मतलब 120। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम सामान को 5% लॉस यानी कि 95 में ना बेचकर अगर हम 20% फायदा यानी कि 120 में बेचते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है टोटल 25 रुपया जो है ज्यादा मिलता है। कितना? 25 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं 25 नहीं 120 रुपया ज्यादा हमको मिल रहा है, यानी कि 25 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में 120 बोला है। यहाँ से इसको जो है इक्वेट कर लेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात यहाँ से एक का मान निकालेंगे, तो 120 25 को इधर जो है डिवाइड में भेजेंगे तो डिवाइड में 25 चला गया, ठीक है। ये एक का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य हमने कितना माना है 100 रुपये माना है। तो जब एक का मान इतना है तो 100 का मान कितना होगा, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 120 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 100। 25 से काटेंगे तो 25 का 100, 1248 यानी कि जो है 480 रुपये, ठीक है। इसका जो क्रय मूल्य है वो 480 रुपये है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है आपका ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 480 रुपये। आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न में बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 3 हो तो x प्लस वाई बराबर 3 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 9xy बराबर क्या होगा, ठीक है। 9xy बराबर क्या होगा। देखिए
ये प्रश्न जितना देखने में आसान लग रहा है, हालांकि उतना आसान है नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज करते हैं, अगर आप जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन अगर आप किए होंगे, अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का जो है होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। अब देखिए, अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि सर ऐसा प्रश्न कभी भी आएगा तो वो होल क्यू है कि स्क्वायर है कि क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कैसे होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे जिसका मान पूछता है तो पहले उसको चेक कर लेते हैं कि वो जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना वो किस फॉर्मेट में है। जैसे यहाँ पे x का क्यू दिया है, y का क्यू दिया है और 9xy। अगर आप फॉर्मूला ये पढ़े होंगे कि सर a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, आपको ये जो है बात पता होगा कि यहाँ पे जो है a का क्यू प्लस का जो है b का क्यू प्लस का जो है 3ab और यहाँ पर जो है आपका a प्लस में b, ठीक है। ये फॉर्मूला है। रियल में ये होता है 3a² b प्लस 3ab², लेकिन उसी को हम लोग ने a और b को जो है कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे a प्लस b हमने लिख लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ फॉर्मूला है देखिए इसमें मिलता जुलता है। अब रही बात यहाँ तक तो सेम है, ए क्यू एक्स क्यू बी क्यू वाई क्यू, लेकिन यहाँ पे सर 9xy दिया है जबकि यहाँ पे 3ab दिया है। तो अब देखिए उतना ज़्यादा हमको नहीं सोचना है, पहले ये सोचना है कि लगभग लगभग जो है ये फॉर्मूला सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब कैसे होगा बात ये है, तो कुछ नहीं करना है, ये डाटा पता करना है। तो हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे x प्लस वाई दिया है, अगर हम दोनों पक्ष में अगर क्यूब करते हैं, देखिए समीकरण में क्या होता है ना कि इक्वेशन में कभी भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक पक्ष में नहीं करते हैं, वरना हम लोग का जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, क्यूब करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है दोनों साइड में क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्यूब करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जो है इस डाटा में मिलेगा, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर, जब इसका क्यूब किए हैं तो इसका भी क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमें इसका मान लाना है। हम देख रहे हैं कि सर यहाँ तक तो सेम है दोनों, लेकिन यहाँ पर 9xy दिया है जबकि मेरा 3xy आया है। तो आप ये भी तो देखिए कि x प्लस वाई का मान क्वेश्चन कितना दिया है, 3 दिया है। अगर यहाँ पे हम 3 रख देंगे, यानी कि अगर हम इसके जगह पे अगर हम 3 रख देंगे तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है आपका बन जाएगा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 का 9 और 9xy बराबर का 27, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो है यहीं से आपका जो है जो मेन जो क्वेश्चन पूछता है वहीं पे आपका जो है सॉल्यूशन भी छुपा रहता है। अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में देता है तो हम लोग जो है स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार को प्रश्न को जो है ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसको आप लोग जो उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है अगला, चलिए। तो फिर यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 की ओर बढ़ते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग जीरो कर लीजिएगा, 25.60 है और ये जो है 72.90 है, ठीक है। अब देखिए अब ऐसे प्रश्न को जो है किस प्रकार से सॉल्व करना है, क्या जो है बेस्ट मेथड है, इसको हम लोग जो है सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब का दशमलव होता है, दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे भी 2 नंबर है और दशमलव के बाद यहाँ पे भी जो है 2 ही नंबर है, यानी कि दशमलव के बाद अगर नंबर्स इक्वल रहते हैं दोनों ही पक्ष में, यानी कि ऊपर में भी अगर इक्वल है नंबर और नीचे में भी नंबर इक्वल है, तो हम लोग जो है डायरेक्टली इस दशमलव को यहाँ से उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार ये कंसेप्ट ऐसा हुआ कैसे, तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 1.4 है कहीं पे और बट्टा में 2.4 लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उड़ा भी सकते हैं, आपका आंसर केवल 14/24 आएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, 1.4 है। अगर दशमलव को हटाते हैं आप तो कंसेप्ट कहता है कि पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना हम लोग जीरो देंगे, तो ये हो जाएगा 14/10 डिवाइडेड बाई 24 है। जब यहाँ पे आप दशमलव को हटाते हैं तो 24 और बट्टा में 10 आ जाएगा, ये आपका मेन बट्टा है। इसको अगर आप गुणा में चेंज कीजिएगा तो ये जो संख्या है वो जस्ट क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। इसको काटिएगा तो देखिए बात वही आया। तो सेम वही कंसेप्ट होता है, यहाँ पे भी 2 इक्वल हैं तो दशमलव को उड़ा देते हैं,
ठीक है, इतना क्लियर है। कुछ नहीं करना है, जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 0 से ये 0 काट लीजिए। अब आपको यहाँ पर साफ साफ ये बात दिखाई दे रहा होगा कि 256 जो है सर वो 16 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 16 जो हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और जो आपका जो 729 जो है ये 27 का जो आपका स्क्वायर है, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, प्लस का प्लस। एक का जो है आपका एक ही का स्क्वायर होता है, और जो 81 है वो आपका 9 का स्क्वायर है, तो 9 बाहर निकाल लेंगे। अब आगे कुछ नहीं करना है, इसको जो है ये बटा पका आपका जोड़ बन गया, तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो 27 और 9 का एलसीएम जो है आपका 27 आएगा। 27 के पार में 27 एक बार में है, तो 16 कम 16 हो जाएगा, 9 3 27 3 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 बटा में 27। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, 19 अपन में 27। ठीक है, चलिए आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और 5 में बोला है, ये आपका जो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक किसी काम को 50% भाग को, यानी कि एक किसी काम के 50% भाग को जो है 16 दिनों में कर लेता है। बी उसी काम के 1/4 भाग को जो है 24 दिनों में पूरा कर लेता है। तो एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है, इसको सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें बोला है, देखिए पहली बात यह है कि मान लेते हैं कि एक कोई रोटी है, उस रोटी का हमने 4 जो है बराबर बराबर टुकड़ा किया है, और मैं आपसे ये बोलूं कि मैं रोटी के केवल एक टुकड़े को एक दिन में खाता हूँ, केवल एक टुकड़े को एक दिन में खाता हूँ, तो एक टुकड़ा का अर्थ हुआ 1/4। 4 क्यों? तो जो नीचे होता है फ्रैक्शन में, देखिए जो फ्रैक्शन में जो संख्या नीचे लिखते हैं ना, ये बतलाएगा टोटल, यानी टोटल कितना टुकड़ा हुआ है उस रोटी का, और जो ऊपर होता है वो बताता है कि कितना हमने यूज किया है। तो टोटल 4 टुकड़ा में से अगर हम एक टुकड़ा खा रहे हैं कितने दिन में, तो एक दिन में, तो पूरा रोटी के दिन में खाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस 4 को अगर आप उधर भेज दीजिएगा तो ये एक बराबर हो जाएगा 4 दिन। 4 दिन कैसे? तो ये खुद सोचने वाली बात है। सर जब हम 4 टुकड़ा किए हैं रोटी का और एक टुकड़ा खा रहे हैं एक दिन में, तो पूरा रोटी खाएंगे 4 दिन में, क्योंकि हर एक एक दिन एक एक टुकड़ा खाते रहेंगे। तो एक ऐसा भी दिन आएगा कि चौथा दिन क्या होगा कि लास्ट टुकड़ा बचेगा उसको भी खा लेंगे। तो वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हम पूरे रोटी को जो है 4 दिन में खाते हैं। तो वही प्रश्न में डायरेक्ट न बोलकर कि ए पूरे काम को कितना दिन में करता है, वो डायरेक्टली न बोलकर ये बोला है कि ए जो है किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में पूरा करता है। यानी कि यहाँ पे ए हो गया 50% भाग, कहने का अर्थ होता है 50% का संग हटाएंगे बटा में 100 आएगा, काटेंगे तो 1/2, यानी कि ए जो है 1/2 काम को 16 दिन में पूरा कर लेता है। जबकि टाइम एंड वर्क अगर हम कभी भी पढ़ते हैं तो हम लोग को जो है पूरा दिन पता रहना जरूरी है कि ये जो है पूरे काम को क्या दिन में कर लेता है, क्योंकि हम आधा काम जानकर उसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें पूरा काम निकालना पड़ेगा कि पूरा काम जो है कितने दिन में करेगा वो। तो 1/2 का अर्थ क्या हुआ कि 2 काम हैं जिसमें से एक काम जो है वो 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम यानी कि दोनों काम कितने दिन में करेगा, कुछ नहीं करना है, इस 2 को उधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 16 दूना 32, यानी कि ए जो है किसी काम को 32 दिन में पूरा कर रहा है, पूरे काम को 32 दिन में पूरा कर रहा है अकेले। आगे देखिए, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में। बी क्या बोला है कि बी जो है उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में। आप खुद सोचिए, 4 काम करना है, एक काम कर रहा है 24 दिन में, तो चारों काम क्या दिन में, इस 4 का इधर ले आके क्या करेंगे, इधर ले आके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, हासिल एक, 4 दूना 8 और एक 9, 96, यानी कि बी जो है अकेले पूरे काम को 96 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपसे? और कुछ नहीं करना है। जब पता चल ही गया कि ए अकेले किसी काम को 32 दिन में पूरा करता है और बी अकेले किसी काम को 96 दिन में पूरा करता है, तो अब इसका हम लोग जो है ये पता करेंगे कि सर ये प्रतिदिन इसकी क्षमता क्या है कार्य करने की, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है क्षमता पे ही बनते हैं। ठीक है, तो क्षमता क्या है काम करने की, तो क्षमता कैसे पता करेंगे, सबसे पहले जो है टोटल वर्क पता कर लेते हैं कि टोटल वर्क जो है आखिर में कितना है। ये तो हुआ सिंगल वर्क, ये अकेले करेगा, ये अकेले करेगा इतना दिन में,
लेकिन टोटल कार्य है कितना आखिरकार, तो टोटल कार्य के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसका और इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 32 का और 96 का एलसीएम क्या होगा, तो 32 का और 96 का जो एलसीएम होगा वो आपका 96 ही होगा, ठीक है। तो 32 में 96 के बार में जाएगा, तो आप बोले सर 3 बार में, 3 और 6 और 3 तरीके 96 3 बार में, और ये 96 96 एक बार में। मतलब कि जो बी की क्षमता है वो पर डे एक काम करने की क्षमता है, और ए की जो क्षमता है वो पर डे 3 काम, यानी कि ए प्रतिदिन 3 काम कर रहा है, इसीलिए उसको कम दिन लग रहा है, 32 दिन में इस 96 काम को पूरा कर ले रहा है। और बी रोज रोज बस केवल एक काम कर रहा है, एक काम से ज्यादा वो कर ही नहीं रहा है, इसीलिए इसको 96 में 96 दिन ही लग रहा है कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ये इनकी क्षमता हो गया 3 और 1 जो इनकी क्षमता हो गया, इफिशियंसी हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक साथ काम करते हुए भी काम के 3/4 भाग को, ये काम है, इस काम के 3/4 भाग को, तो 3/4 निकालेंगे, इसका आखिर में कितना हुआ, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और ये आपका हो गया 16, तो 16 4 होगा 16, 24 में 3 से हम गुणा करेंगे तो 24 24 28 24 से 72, यानी कि 72 काम को वो दोनों एक साथ मिलकर, एक साथ मतलब कि ए और प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, 72 का 72 लिखेंगे। ए और बी यहाँ पे क्षमता, क्योंकि डे पूछा है ना, तो क्षमता यहाँ पर क्षमता से डिवाइड करेंगे, 3 और 1, ये रोज 3 काम कर रहा है, ये रोज 1 काम कर रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। इसको जो है डिवाइड करते हैं तो 4 से काटते हैं तो 4 कम 4 जाएगा आपका एक बार में, और यहाँ पर जो है 3 बचा और 32 है, तो 8 का 32, यानी कि जो है दोनों मिलकर पूरे काम के 3/4 भाग को जो है 18 दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिन में, 18 दिन में पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है फ्रेंड्स आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 18 दिन में जो है पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है, रेलगाड़ी की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब रही बात सर ऐसे प्रश्न को जो है किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, देखिए तरीका बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, और ये जो है रेलगाड़ी की लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की दोगुनी है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई 1 मान लेते हैं तो इसको हम लोग 2 मानेंगे, क्वेश्चन में बोला है कि डबल है तो 1 और 2 मानिए, ठीक है। आगे ये भी बोला है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की जो गति है, जो स्पीड है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। आप खुद सोचो, एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है, तो जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसमें वो अपना भी डिस्टेंस का कवर करेगी, यानी कि अपनी भी जो है खुद की लंबाई भी कवर करेगी, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी पार करेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम पूरा अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यानी कि जो है दूरी बराबर क्या होगा, डी से जो है आपको डिस्टेंस बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग जो है दूरी बोलते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो समय इंटू चाल, समय इंटू चाल, समय कितना बोला है तो 30 सेकंड बोला है, और चाल कितना है 144 किलोमीटर पर आवर है, और देखिए जबकि टाइम सेकंड में दिया है तो इसको भी हम लोग जो है मीटर पर सेकंड में ही बदलेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम लोग जो है 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप 8 से काटिएगा 18 से, तो 18 × 90 18 चौकी 18 से 18 7 26 से 18 8 44 से 8 5 40 से, तो 30 में अगर 40 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 12 और डबल जीरो, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो इतना मीटर है, 1200 मीटर। अब ये 1200 मीटर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रेन है वो खुद की भी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी, मतलब ये टोटल डिस्टेंस निकला है, टोटल दूरी निकला है। और इस टोटल दूरी में 2 चीज़ है, एक रेलगाड़ी का भी दूरी है और एक प्लेटफॉर्म का भी दूरी है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेटफॉर्म का दूरी क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 माने हैं, यहाँ पे 1 माने हैं,
तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 2 + 1 बराबर कर देंगे 1200 के। तो 2 + 1 3 होता है, 3 का मान जो है क्वेश्चन में आ गया 1200। 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान आपका 400। और किसका पूछा है, तो पूछा है प्लेटफॉर्म का, तो 2 माने थे ना, तो 400 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 800 मीटर है। यहाँ से ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 7 की ओर आते हैं। आप लोग यहाँ पे जो है x और 2x भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 और 2 माना तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपका मर्जी, बस किसको डबल करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है 4 और 4 का डबल 8 भी मान सकते हैं, कोई से भी नंबर मान सकते हैं, बस उसका डबल होना चाहिए केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है। यात्रा के 5/6 की दूरी को यदि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में तय कर लिया है तो उसकी जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। एक व्यक्ति है, उसको जो है 30 किलोमीटर की यात्रा करना है और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि यात्रा के 5/6 की दूरी, 5/6 यात्रा के 5/6 की दूरी निकाल लेते हैं। कितना है, 6×5 = 30, 5×25 है, यानी कि जो है 25 किलोमीटर जो है ये दूरी वो तय कर रहा है कितने कहाँ पे है, ये दूरी को जो है तय कर रहा है 3 घंटा 20 मिनट में। तो बोला है ना कि यहाँ पे उसकी चाल प्रति घंटा जो है कितना किलोमीटर है। अब आप खुद सोचिए, ये आपका जो है डिस्टेंस, दूरी, ये आपका समय है और आपसे पूछा है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। वैल्यू रख दीजिए, दूरी कितना है 25 किलोमीटर है, 25 रख दीजिए। चाल समय कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3 आवर और ये 20 मिनट में दिया है, तो इसको भी हम लोग जो है घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो किसी भी नंबर को, किसी भी यूनिट को अगर हम मिनट से घंटा में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका जाएगा 1 बार में और ये आपका जाएगा 3 बार में, 1/3। तो ये हो जाएगा 3 आवर प्लस का 1/3 आवर। ऐड करेंगे इसको तो 25 बटा में जो है 3×3 = 9, 10, 10 बटा में जो है ये 3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे उधर तो 25 × 3 ऊपर जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। 25 3 75 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ गया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए 8 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 30 और 5 है। यदि उनका योग 25 है तो इन दो संख्याओं का जो है अंतर क्या है। देखिए ये आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें हम लोग आपको जो है 2 कंसेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट नहीं, 2 कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट इजी है, आपको जो मर्जी करें उस कंसेप्ट का यूज करके आप उसको बना सकते हैं। तो बोला इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है 30 और 5। एलसीएम बराबर 30 दिया है और एचसीएफ बराबर दिया है 5। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन संख्याओं का योग 25 है। संख्याओं का योग यानी कि अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो 25 आ रहा है। ए और बी क्या माने हैं, उन संख्याओं को माने हैं। मान लेते हैं वो संख्या एक ए है और एक बी है, तो जोड़ने पर 25 आ रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले बात, मेथड 1 लगाते हैं तो क्या होगा, यानी कि जो है पहला तरीका से लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा। तो मेथड 1 जो है डायरेक्टली आपके फॉर्मूला को जो है दर्शाता है। फॉर्मूला बोलता है कि कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में जोड़ और घटाव यानी कि योग और अंतर रहेगा, तो योग और अंतर क्या होता है, तो योग बराबर फॉर्मूला होता है आपका कि HCF इंटू ए प्लस का बी, HCF इंटू ए प्लस का बी। और यहाँ पे एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है कि H इंटू यहाँ पे जो है ए
और ये बी, बीच में आपका कुछ साइन लगेगा। साइन कब लगेगा वो भी मैं आपसे बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन में अगर आपको योग दिया है, जैसे रियल में जो साइन होता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही होता है, ठीक है, रियल जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक कंसेप्ट लगता है जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ। तो एलसीएम बराबर एच इंटू ए इंटू बी, मतलब कि एचसीएफ का गुणा करेंगे ए में और बी में तो एलसीएम प्राप्त होगा। जैसे एलसीएम दिया है 30, तो यहाँ पे 30 रखिए बराबर का एच 5 दिया है इंटू ए इंटू बी, ठीक है, हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लिया। 5 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 5 30, यानी कि जैसे मैंने बताया कि 5 में एचसीएफ में इधर गुणा करेंगे कुछ ना कुछ नंबर से तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 5 में अगर हम 6 से गुणा करते हैं तभी तो 30 आएगा, यानी कि ए और बी दोनों की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अब रही बात ये, इतना पता चल गया कि ए और बी दोनों के जगह पे 6 रखना है, चाहे हम मतलब अब इसका मान जैसे ए का मान अगर हम 3 रखें, बी का भी 3 रखें तो 3 3 6 ऐसे भी हो गया। इसका 3 रखेंगे, इसका अगर हम लोग जो है इसका अगर हम 2 रखें, इसका 4 रखें, ऐसे भी 6 हो गया। अब बात ये रही कि आखिरकार रियल में इनकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, तो वहीं पे दिया है योग बराबर बोला है कि 25 आना चाहिए। 25 कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे ए और बी का मान जो है 6 तो हमें रखना है। अगर हम ए और बी का मान अगर हम 3 और 2 रखते हैं तो ये तो 3 और 2 तो 3 दूना 6, क्योंकि ए और बी के फॉर्मेट में रखना है तो 3 दूना 6। इसमें भी एक नियम होता है कि आपको यहाँ पे केवल प्राइम नंबर को ही रखना है, प्राइम नंबर्स को। यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर का यूज नहीं करना है, प्राइम नंबर यानी कि जो है वैसी संख्या जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, केवल वैसी संख्या को यहाँ पे रखना है। तो 3 और 2 ले लिए तो 3 और 2 6 हो गया। अब योग पर रख के जो इसका वैल्यू को चेक करेंगे, 3 और 2, 3 2 5 और एचसीएफ कितना है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 25 आया। देखिए इस रूल को फॉलो कर लिया, 25 आया, यानी कि जो है इस कंसेप्ट को ये फॉलो कर लिया है। तो वैसे ही अंतर निकालना है तो अंतर बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए माइनस बी कर लेंगे केवल, बस यही हम लोग का आंसर हो गया। तो रखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 यानी कि 1, एचसीएफ 5 है तो 5 रखेंगे, 5 इंटू 1 बराबर 5, यानी कि जो संख्याओं का जो अंतर होगा वो 5 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड नंबर जो है 1 है, ये मेथड 1 है। आगे बढ़ते हैं मेथड 2 की ओर। मेथड 2 में जो है एकदम बेसिक से लगाना है इसको। मेथड 2 में क्या करते हैं कि जो आपका एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ क्या होता है, मान लेते हैं कोई नंबर ए और बी है, ये दो नंबर है, इसको ए माना है इसको बी माना है, तो जो भी एचसीएफ देगा वो दोनों नंबर में कॉमन होगा। जैसे 5 बोला है, इसको हम 5 ए और 5 बी लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इस नंबर में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो 5 कॉमन है तो 5 ए और 5 बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 5 का 5 कॉमन हो जाएगा और ए इंटू बी इसका हो जाएगा एलसीएम। और यही एलसीएम का मान क्वेश्चन में 30 दिया है, तो यहाँ पर 30 कर लेंगे। तो 5 से काटेंगे 30 6 बार में, यानी कि ए इंटू बी बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ए इंटू बी बराबर आपका 6 आ गया। और यहाँ पे जो है ए प्लस बी बराबर 25 दिया है और ए माइनस बी बराबर आपको पता करना है। तो इसमें बोला है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, तो वैसा कोई नंबर बोलिए जिसमें ए और बी का मान रखें और गुणा भी करें और 6 भी आ जाए, लेकिन वो नंबर केवल प्राइम होना चाहिए। तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए 5 ए और 5 बी माने थे हम लोग, तो 5 ए का मान कितना है 3 है, तो 5 तिहाई 15, 5 बी का मान 2 है, माइनस का 5 दूना 10, 15 में से 10 माइनस करते हैं तो यहाँ से भी आंसर जो है आपका 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 को पढ़िएगा। बोल रहे कि यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बचे टिकटों की संख्या में 23:21 के अनुपात में गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि में राजस्व की हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट का मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व जो है 36,800 था। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि टिकट की संख्या में जो है यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि होती है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है टिकट का मूल्य है और यहाँ पे जो है टिकट का संख्या है। जो मूल्य है, मूल्य में संख्या को यहाँ पर हम मान लेते हैं ये मूल्य हो गया और यहाँ पर जो है संख्या हो गया, ठीक है। मूल्य में 8:11 मतलब कि पहले 8 था, 8 से बढ़कर 11 हो गया, ठीक है, ये वृद्धि हो रहा है।
और जबकि जो इसका संख्या है, संख्या में कमी हो रहा है, तो 23 से ले जो है 21 में कमी हो रहा है, यानी कि 23 से 21 में कमी हो रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग टोटल, तो 8 में 23 से करते हैं तो 8 से 24 के 4 हासिल 2, 8 दूना 16, 17 18, इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 2 1 3 और यहाँ पे जो है 2 का 2, 231। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि वृद्धि होने से पहले जो राजस्व था, जो पैसा था, वो 36,800 था, मतलब इसका जो वैल्यू दिया है 36,800, और बताना है कि कितना का जो है वृद्धि हुआ है। इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे जो है आपका 4 है, तो 7 4 11, और ये आपका 22 हो जाएगा। तो 18 में 22 लाना है, तो 18 4 22, यानी कि जो है 47 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है, 184 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका जाएगा 2 बार में, तो ये आपका आ जाएगा 200, तो एक का माना गया 200, तो 47 का मान कितना आ जाएगा, तो 47 में जो हम लोग 200 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, और ये 00, यानी कि 9400। 9400 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि संख्या 9 4 स्टार 2 3 5 7 में जो है आपका स्टार को किस अंक से रिप्लेस करें, यानी कि जो है प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन में दिया है 3 8 7 1, 3 8 7 और 1। स्टार की जगह पे हम लोग को जो है कौन सा नंबर यहाँ इनमें से रखें, ये जो संख्या है वो 11 से कट जाए। 11 से कटने के लिए क्या नियम होता है कि यहाँ से जो है हम लोग इस संख्याओं को जो है ऐड करिए, 7 है तो एक एक छोड़ के, 7 3 10, 10 में स्टार को ऐड करेंगे और फिर इसमें 9 का ऐड करेंगे, तो 10 प्लस स्टार प्लस 9, ये हो जाएगा 19, और ये प्लस में स्टार को अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम माइनस करते हैं किसको, तो जो बच गया, जैसे 5 2 7 और 7 4 11, यहाँ पे 11 माइनस कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, इसका नियम ये कहता है कि अगर माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए, तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 19 से, अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 11 से माइनस करने पे भी जो है हम लोग को कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जो कि 11 से कट जाए। अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं तो अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह पर 3 रखते हैं, ये 19 और 3 जो है आपका 22 हो जाएगा, और 22 में से 11 माइनस करते हैं तो 11 आ गया। या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 से कटने वाला कोई नंबर, तो ये 11 से कटने वाला नंबर आ गया, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।